हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इनकम टैक्स का फर्स्ट यूनिट थियरी है। आप लोग को जो है सो मैं थियरी इजी वे में जो है सो अपने नोट्स में बना कर रखा, और जो है सो मैं आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं जो है सो ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग से हो सका तो मैं अपने टेलीग्राम पे मेरे क्या बोलते हैं यूपीआई की लिंक डालता हूँ, या तो क्या बोलते हैं स्कैनर कोड डालता हूँ। अगर जिससे भी हो सक रहा वो लोग क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ जो है सो पैसे डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और यूट्यूब से जो है सो उतना इनकम नहीं जनरेट होता जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपसे हो सका, जो लोग कर सकते वो लोग ही करिए, जो लोग से नहीं कर सकते, जिसके पास पैसों की कमी है वो लोग प्लीज़ मत करिए। और जो है सो जिससे हो सक रहा वो लोग मैं स्कैनर डालूंगा अपने यूट्यूब क्या बोलते हैं टेलीग्राम लिंक पर, आप लोग वहाँ पर पैसे पे कर सकते हैं मुझे, अगर आप लोग चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो ऐसा कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है, और पीडीएफ के कोई पैसे नहीं है, या ऐसे कि क्या बोलते हैं पीडीएफ होना रहा तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे हो सक रहा तो ही आप लोग पे करिए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से देखो मैं अपने ईजी वे में लिखा हूँ क्वेश्चंस, आप लोग देखिए और जो है ईजिली आप लोग रिवाइज कर ले सकते हैं और याद भी कर ले सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में का डिफरेंस बताओ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ अपन क्या है, टैक्सेस के बारे में लिखेंगे। टैक्सेस आर द मनी दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस पे टू द गवर्नमेंट। टैक्सेस किसे बोल रहे हैं अपन, ये वो मनी होता हर कोई जो है किसको पे करते, गवर्नमेंट को पे करते। द गवर्नमेंट यूजेस दिस फंड्स टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज लाइक रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड सिक्योरिटी। ये पैसे गवर्नमेंट कैसा यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड्स के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये सब चीज़ों में क्या बोलते हैं यूज़ करते पैसे। टैक्सेस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स के टैक्सेस है अपने पास, एक जो है डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज़ अ टैक्स दैट a person or business pays directly to the government. The responsibility to pay this tax cannot be shifted to someone else. ये जो है सो ये टैक्स होता है, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं अपन। ये टैक्स जो है सो अपन किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि बोले द टैक्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन ए पर्सनस इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी। ये टैक्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पर्सनस की इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, या तो प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, बल्कि बोले। एग्जाम्पल्स क्या है देखो, फर्स्ट क्या है, इनकम टैक्स। इट विल बी पेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑन देयर अर्निंग्स। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये टैक्स किसके ऊपर रहता है बोले तो जो भी अर्निंग्स हो रही उसके ऊपर जो है सो ये टैक्स लगता है, बोल के बोल रहे हैं अपन इनकम टैक्स। नेक्स्ट जो है सो अपने पास क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है। इट विल बी पेड बाय ओनर्स ऑन लैंड, बिल्डिंग, हाउसेस और बिल्डिंग्स। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स किस कौन पे करते हैं, ओनर्स पे करते हैं जिसके पास लैंड है, हाउसेस है और बिल्डिंग्स रहे तो। वेल्थ टैक्स, इट विल बी अप्लाइड ऑन द टोटल वेल्थ ए पर्सन ओन्स। ये किसके ऊपर लगता है, ये जो है सो जितनी भी जायदाद रहती उसके ऊपर अप्लाई होता है, बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है। कंपनीज पे टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स। कंपनीज जो है सो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है समझ जाओ उसके ऊपर पे कर रहे हैं, सो टैक्स को क्या बोल रहे हैं अपन, कॉर्पोरेट टैक्स बोल रहे हैं। ये सभी जो है सो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। अब जो है सो अपन इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है देखेंगे अपन, इट इज़ अ टैक्स दैट ए पर्सन और बिजनेस पे इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। देखो मैं थोड़े चेंजेस करा, यहाँ पे डायरेक्टली है, डायरेक्टली को जस्ट क्या कर दिया मैं इनडायरेक्टली देके ये आंसर बना दिया। देखो अगर वो पढ़ लिए तो ये इजीली ऑटोमेटिक आया था, उसका ऑपोजिट रहता। ये टैक्स होता है जो है सो ये इनडायरेक्टली पे करते, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। बोले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्स रहती है ना वो किसी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल क्या है, बिजनेस से लेके कंज्यूमर को बोल रहे हैं अपन। द टैक्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन ए पर्सन एक्सपेंडिचर। वहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड था, इनकम पे था। ये टैक्स किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सपेंडिचर पे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ अप्लाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, गुड्स और सर्विसेज पे। बिजनेस कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, फर्स्ट जो है सब एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर खरीदने के लिए क्या करता, पहले जो है सो बिजनेस वाला जो है सो ये कैलकुलेटर खरीदता, खरीद के उसका टैक्स पे करता है, फिर से किसको पे करता है, कंज्यूमर को बेच रहा, समझो कंज्यूमर को बेच के क्या करता है वो टैक्स जो है कंज्यूमर करने से वसूल कर लेता। सो ये टैक्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो सक रहा है, बल्कि बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, कस्टम ड्यूटी। इट इज़ अप्लाइड ऑन द गुड्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगता कहते हैं, जो गुड्स अपन जो है बाहर से दूसरे कंट्रीज से मंगा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कस्टम ड्यूटी बोल रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी, इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, फ्यूल एंड सिगरेट्स। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगता कहते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, फ्यूल है, सिगरेट्स है, ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, बोल के बोले। नेक्स्ट क्या है अपना ऑक्ट्रॉय। It is applied by the Grama Panchayat or municipal corporation on the goods which are purchased from the other parts of the country by traders for sale into their jurisdiction limits। ये क्या बोल रहे हैं अपन, ये भी जो है सो ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगाते गए थे गुड्स के ऊपर। वो गुड्स जो है सो अपन दूसरे कंट्रीज से खरीद के उन लोगों के जुरिस्डिकेशन लिमिट्स के अंदर बेच रहे थे। सो ये था अपना फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है सो अपने देखो, एक्सप्लेन एग्जेम्प्टेड इनकम्स फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ
इनकम टैक्स एक्ट 1967 1961। देखो ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स होते हैं, एग्जेम्प्टेड बोले तो किसको बोल रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, और क्या क्या 10 के अंदर सेक्शन 10 के अंदर आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या बोलते हैं मटेरियल में आप लोगों को ऐसा आंसर होता, मैं जो है इसको और भी ईजी वे में करा, उसमें पढ़ने के लिए या रट्टा मारने के लिए आप लोगों को मुश्किल हो जाता और जो है सो याद नहीं रह सकता, भूल जाता, बल्कि ये आंसर को मैं क्या करा चेंज करके ऐसे में लिखा, देखो आप लोगों को ईजिली आ जाता। और क्या बोलते हैं उन्हें एटलीस्ट 12 लिखो बोलता हूँ उन्हें, सो 12 ईजिली मैं इसमें कवर करा। आप लोग देख के एक बार सुन लिए भी वीडियो बोले तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, खाली नामा भी याद कर लिए समझो, मैं वर्डिंग सेम लिखा, एक आंसर पढ़ लिया तो बाकी पूरे साइड एंडिंग्स आ जाते हैं आप लोगों को। सो फर्स्ट चीज़ एग्जेम्प्टेड इनकम्स किसको बोल रहे हैं देखेंगे अपन। Exempted incomes means income that is not taxable under the Income Tax Act. Section 10 lists shows various types of incomes that are fully or partially exempt from tax. Here are some of exempted incomes under section. देखो ये क्या बोल रहे हैं अपन, exempted incomes किसको बोल रहे हैं, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। सेक्शन 10 में क्या है, कई तरीके के जो है सो इनकम्स होते हैं जो है सो फुल्ली या तो पार्शियली एग्जेम्प्ट है टैक्स से बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पे अपन थोड़े बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इंक्लूडिंग रेंट प्रोड्यूस एंड सेल ऑफ क्रॉप्स इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी हासिल कर रहे हैं या कुछ भी अर्न कर रहे तो उसके ऊपर जो है सो टैक्स नहीं लगता बोल रहे, और वो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर रहना बोल रहे, इंडिया में रहना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल के एक फॉर्म होता है, उससे अगर आप लोग क्या बोलते हैं इनकम आ रहा समझ जाओ, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता बोल के बोल रहे। अमाउंट्स रिसीव बाय ए मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इनकम आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फॉर्म बोल रहे अपन। इसका देखो ये सेक्शंस पढ़ लीजिए आप ना, सेक्शन 10 ऑफ 1 है, देखो सेक्शन 10 ऑफ 2 में ऑर्डर वाइज ही रखा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए, बाकी पूरे ऑर्डर वाइज ही है, और ये सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सेक्शंस भी याद रखने का है। इनकम अर्न फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फॉर्म इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। देखो पूरों में इनकम अर्न डिस रहता, खाली ये नामा बदलते रहते। देखो ग्रेट्युटी सेक्शन 10 ऑफ 10, इनकम अर्न फ्रॉम द ग्रेट्युटी इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10 ऑफ 10 ए बोल रहे अपन, इनकम अर्न फ्रॉम द इनकैशमेंट ऑफ अनयूज लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। लीव इनकैशमेंट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी मैं काम कर रहा हूँ समझो एग्जाम्पल, उस टाइम पे मैं लीव्स नहीं रखा था, लीव्स जो है सो नहीं लिया था, मैं नहीं लेने की वजह से क्या हो जाता है, अगर आप लोग मंथ में 1-2 लीव्स है समझो, वो लीव्स नहीं लिए समझो, उसका पेमेंट आता अपने को, तो वो पेमेंट कब मिलता अपने को, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता। सो वो रिटायरमेंट के टाइम पे जब पेमेंट मिलता अपने को, उस पेमेंट के ऊपर भी क्या है टैक्स नहीं है बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपना प्रोविडेंट फंड होता, सेक्शन 10 ऑफ 11। प्रोविडेंट फंड बोले तो क्या है, अपने ही अर्निंग्स में से क्या करते हैं, सैलरीज में से थोड़ा पीएफ के लिए निकाल के रखते, वो जो है सो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे देते हैं। सो उससे भी कुछ भी इनकम जमा हो रहा समझो, उसके ऊपर भी क्या है प्रोविडेंट क्या बोलते हैं टैक्स नहीं है बोल के बोल रहे। इनकम अर्न फ्रॉम द फाइनल अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्या अपना सुकन्या समृद्धि योजना, इनकम अर्न फ्रॉम द सुकन्या समृद्धि योजना इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्या पेंशन, इनकम अर्न फ्रॉम द पेंशन स्कीम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। देखो खाली नामा याद कर लिए तो ऑटोमेटिक वो आंसर लिख ले सकते हैं अपना ओन से भी नहीं, एक पढ़ लिए तो बाकी के पूरे सेम है। स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन सेक्शन 10 ऑफ 16, इनकम अर्न फ्रॉम द स्कॉलरशिप्स रिसीव फॉर एजुकेशन पर्पस आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पेमेंट ऑफ भोपाल गैस लीक, इनकम अर्न फ्रॉम द भोपाल गैस लीक डिजास्टर इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्या है अपना अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब्रॉड, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्किंग अब्रॉड डू नॉट पे टैक्स ऑन अलाउंस एंड परक्यूसाइड्स रिसीव। जो इंडियन के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं वो बाहर काम कर रहे समझो, उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अलाउंस या परक्यूसाइड्स मिल रहे समझ जाओ, तो उस चीज़ के ऊपर टैक्स बनने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन फॉर गैलेंट्री अवार्ड GALLANTRY है, देखो ये गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, पेंशंस रिसीव बाय विनर्स ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एंड सिमिलर गैलेंट्री अवार्ड्स इज फुल्ली टैक्स फ्री बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 12 लिखा है हमें अपना, ये 12 परफेक्ट कर लीजिए क्योंकि 12 बेसिक है, पूछता हूँ 12 क्वेश्चन में से 12 लिखो बोल के, तो आप ना ईजिली ये आंसर लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को, हाउ डू यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो आप लोग वो 2 आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, आप लोग इसको अच्छे से देखिए ये आंसर को। नेक्स्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स बिकॉज इट डिसाइड्स वेदर ए पर्सन हैज़ टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम अर्नड इन इंडिया और इवन इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। रेसिडेंशियल बोले तो उसका रेसिडेंशियल क्या है, वो लाइक क्या बोलते हैं उन्हें NRI है या
रेजिडेंट है इंडिया का, उस चीज़ के बारे में वो चीज़ का मालूमात होना इसलिए ज़रूरी है कि उसको क्या बोलते हैं, वो कितना टैक्स पे करना कंट्री के अंदर कोई इनकम जनरेट करा तो या कंट्री से बाहर इनकम जनरेट करा सो वो किसके अंदर है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ क्लियर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्सन इज। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लियरली डिटरमाइन कर रहा कौन सा पर्सन जो है सो रेजिडेंट है, कौन सा पर्सन रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, देखो आर बोल रहे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा उन्हें, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट जो है सबने क्या नॉन रेजिडेंट होता, देखो थोड़ा लाइट गई, आप लोग को फिर भी धीमा दिखेगा, आप लोग देखिए वीडियो को पूरा एंड तक। इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इफ ए पर्सन इज अ रेजिडेंट दे मे हैव टू पे टैक्स ऑन द ग्लोबल इनकम अर्न इन इंडिया प्लस इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। देखो इंपॉर्टेंस क्या है रेजिडेंट स्टेटस के, अगर एक इंसान जैसे रेजिडेंट है समझ जाओ तो उसको क्या पे करने का आएगा थे, उसके ग्लोबल इनकम पे करने का आएगा थे। ग्लोबल इनकम बोले तो किसको बोले, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट क्या है अपना, इफ ए पर्सन इज ए नॉन रेजिडेंट दे पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्न इन इंडिया। अगर वो एनआरआई है समझ जाओ तो उसको क्या पे करने का रहता, उन्हें जो भी इंडिया में इनकम कर रहा उसके ऊपर ही उसको टैक्स पे करने का रहता। नेक्स्ट क्या है, इफ ए पर्सन इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सम फॉरेन इनकम में भी टैक्सेबल। देखो अगर वो इंसान जैसे रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल रहे अपन बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा समझ जाओ, उसको क्या करने का है, थोड़े फॉरेन के इनकम्स को टैक्स लगता बोल के बोल रहे अपन। तो कंडीशन क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का, वो देखेंगे अपन। कंडीशंस टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, इन एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड ए रेजिडेंट इन इंडिया इफ दे मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर उन्हें रेजिडेंट रहा है बोल के बोलना है समझो, उन्हें इंडिया का रेजिडेंट है बोले तो क्या चीज़ों पे फोकस करना है अपने को, 3 पॉइंट। अगर ये 2 पॉइंट उन्हें सेटिस्फाई कर रहा समझ जाओ उन्हें जैसा रेजिडेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उन्हें नॉन रेजिडेंट है। सो दे स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक साल में उन्हें 182 डेज रहा समझ जाओ, कौन से भी क्या बोलते हैं हर साल के अंदर उन्हें 182 डेज अपने इंडिया में रह रहा समझ जाओ, उन्हें रेसिडेंशियल हो सकता। लेकिन और एक क्या हो रहा है, दे स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर एंड एटलीस्ट 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स। देखो एक साल में जो है उन्हें 60 दिन या तो क्या बोलते हैं आने वाले 4 सालों में जो है उन्हें अगर 4 साल भी जो है इंडिया में रहा समझ जाओ, उन्हें क्या बन जाता अपना रेजिडेंट बन जाता। फाइनेंशियल ईयर बोले तो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 के बीच में रहा तो उन्हें। अगर इफ द पर्सन डज नॉट मीट आइदर ऑफ दिस कंडीशंस दे आर कंसिडर्ड नॉन रेजिडेंट। अगर ये 2 कंडीशंस उन्हें सेटिस्फाई नहीं करा तो उन्हें क्या बन जाता, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता। वंस द पर्सन क्वालिफाइज एज ए रेजिडेंट दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अगर उन्हें रेजिडेंट बन गया समझ जाओ तो उसके ऊपर उसके और 2 क्या बोलते हैं कैटेगरीज है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता। An individual considered as ordinarily resident if they satisfy both of these conditions. They were a resident in India for at least 2 out of the last 10 years. क्या बोलते हैं उन्हें रेजिडेंट था सालों 10 साल में से एटलीस्ट 2 सालों में तो भी रहना उन्हें, या तो दे हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 ईयर्स। या तो उन्हें क्या बोल रहे हैं अपन 7 साल तो भी इंडिया में रहा, या तो 730 डेज उन्हें लास्ट प्रीवियस ईयर्स में इंडिया में था। तो वो 2 कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई रहे तो उन्हें क्या हो गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है समझो उन्हें क्या हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया उन्हें। सो ये था देखो मेरा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट में मैं 2 दे रहा हूँ वो जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 भी इंपॉर्टेंट है, 2 फर्स्ट के 2 तो ईजी है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन मेरे नोट से आप लोग एक बार पढ़े समझ जाओ, आपको डैम श्योर एक दिन में 4 आंसर्स भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा हूँ। सो एग्रीकल्चरल इनकम क्या है देखेंगे, द लैंड विच इज डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड द लैंड इज सिचुएटेड इंडिया देन इट इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोल रहे हैं अपन, द लैंड विच इज डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज यूज फॉर, जो लैंड जो है सो एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ था या क्या बोलते हैं वो लैंड जो है सो इंडिया में है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम बोल रहे हैं। उससे जो है सो अपने इनकम कुछ भी जनरेट हो रहा है समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम बोल रहे हैं। फॉर एनी इनकम टू बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर इनकम द फॉलोइंग 3 कंडीशंस हैव टू सैटिस्फाई। क्या बोलते हैं कौन सा भी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर हो रहा बोले तो उसके 3 बेसिक कैटेगरीज रहते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हुए समझ जाओ देन उसको अपन क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, रेंट रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम द लैंड। क्या बोलते हैं रेंट और रेंट या तो रेवेन्यू, अगर कुछ भी इनकम जनरेट हो रहा समझ जाओ लैंड में से, एग्रीकल्चर लैंड में से, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो गया। द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, वो लैंड कहाँ रहना कहते हैं इंडिया में रहना कहते हैं। द लैंड मस्ट हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली, वो लैंड किसके लिए यूज करे थे अपन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। यहाँ पे रेंट बोले तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रेंट बोले तो घर
का रेंट सोचेंगे, घर का नहीं, ज़मीन को भी क्या करते हैं रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा समझ जाओ, तो उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ 1 ऑफ इनकम टैक्स 1961, द एग्रीकल्चर इनकम इन फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अपन ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़े थे फुल्ली एग्जेम्प्टेड में 10 ऑफ 1 सेक्शन 10 ऑफ 1 में क्या बोले अपन, एग्रीकल्चर इनकम जो भी रहता है वो क्या है बोले फुल्ली एग्जेम्प्टेड है टैक्स से बोल के। दिस इज बिकॉज द एग्रीकल्चर इनकम कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी टैक्स ऑन इट। ये क्यों है बोले तो ये क्या बोलते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, क्योंकि ये इनकम जो है सो जो भी एग्रीकल्चर का इनकम आता है वो किसका हक रहता है उसके ऊपर, स्टेट का रहता है, उसी लिए जो है सो सेंट्रल जो है सो कोई भी उसके ऊपर क्या नहीं लगा सकते, टैक्स जो है सो अप्लाई नहीं कर सकते बल्कि बोले। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखेंगे अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। देखो अपन यहाँ लिखे सो उसको जो है सो अपन 3 को थोड़ा और एलैबोरेट करके लिखे उतना है। वन ऑफ द कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर इनकम इज दैट द एग्रीकल्चर लैंड शुड बी सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। एनी रेवेन्यू विच इज डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ फॉरेन कंट्री कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम बाय इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटी। देखो आंसर को मैं एलैबोरेट थोड़ा बड़ा करने के लिए क्या करा, वही पॉइंट्स को क्या करा और जो है सो एलैबोरेट करा, आप लोग समझ के इजीली लिख ले सकते। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं तो वही पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन। एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लैंड जो है सो कहाँ रहना, इंडिया के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया रहना। सेकंड क्या बोल रहे, जो भी रेवेन्यू अगर एग्रीकल्चर लैंड है बोल रहे हैं अपन, लेकिन वो बाहर से आ रहा समझ जाओ, तो उसको कंसीडर नहीं करते, बोले तो बाहर की एग्रीकल्चर लैंड को जो है सो इंडिया में कंसीडर करे बोले तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलते। जैसे कि मेरा जो है सो क्या बोलते हैं बाहर मेरे क्रॉप्स लगे हुए क्या बोलते हैं सऊदी में, नहीं तो दुबई में, या तो किधर भी एक एरिया में क्या है कंट्री में जैसे मेरे क्रॉप्स लगे हुए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ से मेरे को इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इनकम जनरेट कहाँ से हो रहा है, मेरे को एग्रीकल्चर इनकम से हो रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री का है, तो उसके ऊपर क्या होता है टैक्स अप्लाई होता है, क्योंकि वो दूसरे कंट्री का है बोल के। अगर मेरी लैंड जो है इंडिया में सिचुएट रहती थी तो उसके ऊपर क्या रहता था, टैक्स अप्लाई नहीं होता था बोल के बोले पर। नेक्स्ट क्या है, इनकम डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द लैंड। द सेकंड कंडीशन इज दैट द इनकम शुड बी डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। Example of such incomes are rent received from the tenant of land, rent received through lease, sales from agriculture produce, salary of farm manager etc. देखो इनकम जो भी क्या बोलते हैं लैंड से ही जनरेट हुआ समझो, उसके ऊपर भी क्या लगता है टैक्स नहीं लगता बोल के बोल रहे। जैसे कि एग्जांपल क्या बोल रहे हैं अपन, टेनेंट के पास से लैंड का किराया आया तो, या तो रेंट को जो क्या बोलते हैं लैंड अपनी क्या करें अपन लीज पे दिए, तो उसके ऊपर का जो भी लीज का अमाउंट आ रहा रेंट, वो भी उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता बोल रहे अपन। सेल्स कुछ भी हो रहा, जो एग्रीकल्चर अपन जो क्रॉप्स लगाए थे उसका सेल्स हो रहा समझो, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता बोल रहे। सैलरी अगर अपन फार्म मैनेजर की दे रहे समझो, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। लैंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। लैंड कहीं के लिए यूज़ होना बोल रहे अपन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए होना बोल रहे, या तो एग्रीकल्चर पर्पस ओनली बोल के लिख लेना आप लोग। द एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज ओनली फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज सोइंग, सोइंग बोले सीड माने को बोल रहे, हार्वेस्टिंग, इरीगेटिंग, कल्टिवेशन एक्सेट्रा। ये थे देखो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जैसे मैं मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लिया आप लोग, एक बेसिक आइडिया रख लीजिए वो आंसर का भी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं बिफोर 2 ईयर्स पहले आया था, तो अपन चॉइस में कहीं को छोड़ना, एक बार बच्चों को समझा दिए तो एटलीस्ट वो लोग क्या रहता दिमाग में रहता, अगर खुदा ना खास्ता पेपर टफ आया तो वो आंसर भी आपके काम में आ जाता। 1 मिनट दीजिए मेरे को आंसर मटेरियल में से ढूंढने के लिए। देखो ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग एंड